नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में आज हम आपको दिखाने वाले हैं देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। युद्ध में बल काम न आए तो छल या षड्यंत्र का सहारा लिया जाता है। रूस के सामने कमजोर पड़ रहा यूक्रेन भी अब इसी रास्ते पर चल पड़ा है। यूक्रेन ने बीते 24 घंटे में रूस के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने की कोशिश की है। ज़ेलेंस्की के विल्नियस समिट से लौटते ही यह ऑपरेशन तेज कर दिया गया। 4 दिन के भीतर यह यूक्रेन की चौथी कोशिश है जब रूस के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने की असफल कोशिश हुई है। सवाल यह है कि रूस पर परमाणु साजिश रचने का आरोप लगाने वाला यूक्रेन आखिर क्यों न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश कर रहा है? यूक्रेन की इस साजिश के पीछे क्या मकसद है, इस रिपोर्ट में आप भी समझिए। हार से हताश ज़ेलेंस्की और उनकी सेना अब ऐसा घातक कदम उठा चुकी है जो यूक्रेन के ही नहीं बल्कि पूरी धरती के अस्तित्व पर संकट बन सकता है। यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव में रूस पर बड़ी बढ़त न हासिल करने से पहले ही निराश था और विल्नियस समिट से यूक्रेन को सबसे बड़ी निराशा हासिल हुई। यूक्रेन चाहता है कि जल्द से जल्द उसे नेटो संगठन की सदस्यता मिल जाए, लेकिन विल्नियस समिट में उसकी उम्मीद टूट गई। ज़ेलेंस्की को नेटो की विलियम्स समिट में सदस्यता देने पर कोई समय सीमा तय नहीं सामने रखी गई है नेटो की तरफ से, बल्कि ज़ेलेंस्की को सिर्फ आश्वासन लेकर ही खाली हाथ वापस कीव लौटना पड़ा। अब ज़ेलेंस्की ने छल के सहारे अमेरिका और पूरे यूरोप पर परमाणु खतरा खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है। ज़ेलेंस्की के विल्नियस समिट से कीव लौटते ही यूक्रेन ने ऑपरेशन रिएक्टर शुरू कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की कोशिश की है। 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने की कोशिश की है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं रोस्टोव, कुर्स्क और नोवोवोरोनिश। यूक्रेन की एक मिसाइल वोरोनिश के नोवोवोरोनिश न्यूक्लियर प्लांट से महज कुछ 100 मीटर दूर ही गिरी। ये मिसाइल अगर नोवोवोरोनिश न्यूक्लियर पावर प्लांट के परमाणु कचरे या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर पर गिरती तो परमाणु विस्फोट हो जाता। यूक्रेन का यह हमला नोवोवोरोनिश न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास वाले इलाके के सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गया, जिसमें एक मिसाइल आते दिख रही है और उसके बाद धमाके की रोशनी नजर आती है। यूक्रेन ने वोरोनिश शहर के साथ साथ रोस्टोव शहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की। रोस्टोव के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश होते ही रूस की एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया और प्लांट की हवाई निगरानी में जुट गई। वोरोनिश, रोस्टोव के साथ साथ यूक्रेन ने कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रॉकेट हमले की कोशिश की। इसकी तस्वीरें कुर्स्क शहर के कई सीसीटीवी कैमरों में दर्ज हो गई। धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। पार्किंग में खड़ी कारों के अलर्ट सायरन बजने लगे। सवाल यह कि अचानक यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बनाना क्यों शुरू कर दिया? इसके पीछे यूक्रेन की खास रणनीति ही एक बड़ी वजह मानी जा रही है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का मतलब होगा न्यूक्लियर रेडिएशन फैलना। इस रेडिएशन की चपेट में आने पर रूस परमाणु पलटवार कर सकता है। अगर रूस ने परमाणु हमला किया तो यूरोप के कई नेटो देश रेडिएशन की चपेट में होंगे। इसके बाद नेटो देशों को सीधे युद्ध में उतरना पड़ेगा। सामरिक और रणनीतिक मामलों के जानकार मान रहे हैं कि इससे यूक्रेन बिना सदस्यता मिले भी नेटो को युद्ध में उतारने के लिए मजबूर करना चाहता है। 13 जुलाई की रात ही नहीं बल्कि 10 जुलाई को भी यूक्रेन ने रूस के स्मोलेंस्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कई मिसाइलें दागी। ये यूक्रेन की सेना की ओर से दागी गई स्टॉर्म शैडो मिसाइल है। यूक्रेन की इस मिसाइल से स्मोलेंस्क में भी बड़ी तबाही हुई, कई मकान ध्वस्त हो गए। रूस के परमाणु ऊर्जा प्लांट पर लगातार हमलों की कोशिश हो रही है। यह रूस को सीधा उकसावा है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन के साथ ही नेटो देशों के लिए चेतावनी जारी की है। मेदवेदेव ने कहा है कि रूस यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकता है। रूस पूर्व यूरोप के तमाम पावर प्लांट्स को टारगेट कर सकता है। नेटो देशों की मिसाइल से हमले की पुष्टि होने पर रूस यूरोप में तबाही लाकर बदला लेगा। रूस के निशाने पर सिर्फ पूर्वी यूरोप के ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकते हैं। फिलहाल पूरे यूरोप में 180 न्यूक्लियर पावर प्लांट चालू हैं। इनमें कौन कौन से प्लांट रूस का संभावित टारगेट हो सकते हैं, आइए ये देखते हैं। रूस यूक्रेन के ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर सकता है। दूसरा टारगेट यूक्रेन का रोवनो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन सकता है। नेटो देश ऑस्ट्रिया का
जोवेंटेनडोर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूस के निशाने पर हो सकता है। बेल्जियम का डोएल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूस की बारूदी बारिश से तबाह हो सकता है। बुल्गारिया के बेलिन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करके रूस रेडिएशन शुरू कर सकता है। इसके अलावा चेक रिपब्लिक के टेमेलिन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रूस मिसाइल हमला कर सकता है। हंगरी में पॉक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूस का टारगेट बन सकता है। नेटो के नए सदस्य फिनलैंड का लोवीसा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी विस्फोट का शिकार हो सकता है। फ्रांस का बेलविले न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूसी मिसाइलों से ध्वस्त हो सकता है। रूस जर्मनी के बेब्लिस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करके यूरोप को रेडिएशन के बवंडर में धकेल सकता है। 10 जुलाई को स्मोलेंस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए हमले की जांच रूसी एजेंसियां कर रही हैं। रूस ने कहा है कि अगर पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन ने उसके शहरों को या न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की तो हथियार देने वाले मददगार देश भी रूस की क्रोध की आग में भस्म हो सकते हैं। स्मोलेंस्क के रिहायशी इलाके से टकराने वाली मिसाइल स्टॉर्म शैडो जैसी है। हमले की शुरुआत में जांच में मिला मिसाइल का मलबा स्टॉर्म शैडो से मिलता जुलता है। अगर पश्चिमी हथियारों से रूस की जमीन को टारगेट बनाया गया है तो क्रेमलिन पहले ही कह चुका है कि हथियार देने वाले देश उसके सीधे टारगेट होंगे। ऐसे में अगर रूस यूरोप के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करता है तो पूरे यूरोप में सैकड़ों परमाणु विस्फोट से तबाही आ जाएगी। अगर यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले शहरों पर हमले जारी रखे तो यह आशंका कभी भी सच साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रूस का यूक्रेनी ठिकाने पर अटैक देखने को मिला है। MLRS से यूक्रेन पर हमला किया गया। रूसी हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। युद्ध के मैदान में ऐसा विस्फोट हो सकता है जिससे बहुत बड़ा नरसंहार होगा। युद्ध के मैदान से आज जो खबर सामने आई है वो इसी बात का संकेत और संदेश दे रही है। अमेरिका के क्लस्टर बम यूक्रेन पहुंच गए हैं। इस बात से आग बबूला रूस ने भी प्रतिबंधित हथियारों से यूक्रेन को मिटाने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद ही विश्व विनाश का नया डर फैल गया है। सवाल यह है कि क्या अब रूस और यूक्रेन में प्रतिबंधित हथियारों से युद्ध होने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इसी पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध में क्या विनाश का नया दौर शुरू होने जा रहा है? क्या अब नरसंहार करने वाले हथियारों से युद्ध लड़ा जाएगा? क्या रूस और यूक्रेन उन हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित हैं? युद्ध में जिन हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, क्या अब उसी का इस्तेमाल होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के विनाशकारी क्लस्टर बम यूक्रेन पहुंच चुके हैं। ये वही क्लस्टर बम है जिनके इस्तेमाल पर पाबंदी है। बावजूद इसके अमेरिका ने इसकी खेप यूक्रेन भेज दी है। अमेरिका के इसी कदम के बाद विनाश का सबसे खतरनाक दौर शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। अगर यूक्रेनी सेना रूसी फौज पर क्लस्टर बम से हमला करेगी तो पुतिन इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके जवाब में रूस भी उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा जिसके महज एक धमाके से एक बड़ा इलाका तबाह हो जाता है। प्रतिबंधित हथियारों से महासंहार क्यों शुरू हो सकता है? ज़ेलेंस्की के क्लस्टर बम के जवाब में पुतिन क्या करेंगे? वो किन प्रतिबंधित हथियारों से हमला कर सकते हैं? इसकी पूरी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले युद्ध के मैदान में क्लस्टर विनाश से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। अमेरिका का क्लस्टर बम जैसे ही यूक्रेन पहुंचा, पेंटागन की तरफ से खतरनाक ऐलान हुआ। यूक्रेन को सिर्फ अमेरिका ने ही क्लस्टर बम नहीं दिया है, बल्कि ये हथियार उससे कई और देशों से भी प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन के पास क्लस्टर बम का बहुत बड़ा भंडार तैयार हो चुका है। अब ज़ेलेंस्की की सेना इसी विनाशकारी बम से रूसी फौज पर धावा बोलने की तैयारी कर रही है। युद्ध के मैदान में क्लस्टर बम के पहुंचने की खबर मिली तो पुतिन ने एक्शन शुरू कर दिया। रूस ने जवाबी हमला करने के लिए ब्लैक सी में 2 मिसाइल कैरियर भेज दिए हैं। ये 12 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। पुतिन ने समंदर ही नहीं बल्कि आसमान से भी आक्रमण की तैयारी कर ली है। अपनी एयरफोर्स को सुखोई 35 का नया बैच सौंप दिया है। क्लस्टर बम जैसे ही यूक्रेन पहुंचा, रूस ने महाविनाश लाने का ऐलान कर दिया। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा,
दुनिया जानती है कि क्लस्टर बम कितने विनाशकारी होते हैं। यही वजह है कि रूस ने युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब यूक्रेन इससे रूसी सेना पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस भी इसी तरह का हमला करेगा। यूक्रेन युद्ध में क्लस्टर बम का इस्तेमाल करेगा तो रूसी फौज भी ऐसे ही हथियारों से संहार करेगी और इस तरह प्रतिबंधित हथियारों से भीषण जंग की शुरुआत हो जाएगी। सवाल यही है कि आखिर रूस किन प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल करेगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूसी सेना क्लस्टर बम, शरीन गैस, जहरीली गोलियां, लैंड माइन्स, अंधा करने वाले हथियार, फॉस्जीन गैस, हाइड्रोजन साइनाइड जैसे नरसंहारक हथियारों से हमला कर सकती है। नरसंहार करने वाले हथियारों की 5 कैटेगरी है युद्ध में जिनके इस्तेमाल पर पाबंदी है। पहली कैटेगरी है फ्रैगमेंट हथियारों की। शरीर में मौजूद होने के बावजूद इनका पता नहीं लगता, एक्सरे भी इन्हें नहीं ढूंढ पाता, जैसे कि रबर या प्लास्टिक की गोलियां। दूसरी कैटेगरी है माइन्स एंड ट्रैप्स। ये हथियार जमीन के अंदर बिछाए जाते हैं, मसलन एंटी टैंक माइन्स। तीसरी कैटेगरी है जलाने वाले और रासायनिक हथियारों की। इसमें केमिकल गैस और लोगों को जलाकर मारने वाले हथियार शामिल हैं। चौथी कैटेगरी अंधा करने वाले हथियारों की है, मसलन आंख की रोशनी छीनने वाले लेजर्स। पांचवी और आखिरी कैटेगरी है विस्फोटक हथियारों की, जैसे कि क्लस्टर बम। इन सभी हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा है, लेकिन यूक्रेन अब क्लस्टर बम से हमला करने जा रहा है। ऐसे में अब रूस भी प्रतिबंधित और नरसंहारक हथियारों से जवाबी कार्रवाई करेगा। इसके बाद कितना बड़ा विनाश होगा, यूक्रेन का अंजाम क्या होगा, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक किसी भी कीमत पर जीत चाहता है और दूसरा आखिरी सांस तक लड़ने की ठान चुका है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन यूक्रेन की हिम्मत बरकरार है। नेटो से यूक्रेन के लिए किसी बहुत बड़ी मदद का ऐलान न होना पुतिन की सेना के लिए बूस्टर डोज बना है और हमले अब और तेज हो गए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए फिर करो या मरो वाली स्थिति है। पुतिन ने एक बार फिर स्नेक आइलैंड पर हमला किया है। यूक्रेन की सेना को घुटनों पर लाने के लिए ज़ैपोरिज्जिया और सूमी जैसे इलाकों में बारूद की बरसात जारी है। जुलाई के महीने का एक एक दिन और नेटो की बैठक के बाद बने माहौल के एक एक पल का भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं पुतिन। रशियन आर्मी को हथियारों की भारी खेप पहुंचा दी गई है। किसी भी तरह, किसी भी रणनीति से बारूदी प्रहार की खुली छूट है, क्योंकि पुतिन को अब सिर्फ और सिर्फ परिणाम से मतलब है। यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ने के लिए जोरदार प्रहार का एक नया केंद्र भी बना है और यह है स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड पर कई बड़े धमाके हुए। यहां रूस ने शक्तिशाली बमों का इस्तेमाल किया है। स्नेक आइलैंड के करीब ओडेसा को भी टारगेट किया गया। स्नेक आइलैंड को टारगेट करने के पीछे सोची समझी रणनीति है। युद्ध के 500 दिन पूरे होने पर ज़ेलेंस्की ने स्नेक आइलैंड का दौरा किया था। युद्ध की शुरुआत में ही रूस ने इस आइलैंड पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन 30 जून को यूक्रेन ने स्नेक आइलैंड पर दोबारा कब्जे का ऐलान कर दिया। स्नेक आइलैंड पर दोबारा कब्जे से यूक्रेन की सेना का हौसला बढ़ा था। 8 जुलाई को प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने आइलैंड का दौरा किया ताकि रूस से आइलैंड वापस लेने की जानकारी पूरी दुनिया को मिल सके। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार के लिए रूस ने एक बार फिर ईरान के ड्रोन को सबसे अहम हथियार बनाया है। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में लगातार ड्रोन के हमले हो रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि एयर डिफेंस की मदद से 23 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। यूक्रेनी एयरफोर्स का दावा है कि इसमें 16 कामिकाज़ी ड्रोन थे। दूसरी तरफ रूस की आर्टिलरी से भी लगातार हमले जारी हैं। सूमी को खंडहर में तब्दील कर रही रशियन फौज की फायरिंग इस इलाके में रुक नहीं रही। रूस ने सूमी को फिर टारगेट किया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के बारूदी अभियान को 500 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, जिसमें रूस को बढ़त तो मिली है, लेकिन जंग बेनतीजा है। इसीलिए हर दिन स्थिति बदल रही है। पुतिन को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। वैगनर ग्रुप की बगावत भी इसमें से ही एक है। लेकिन पुतिन ने न सिर्फ बगावत को कुचल दिया,
बल्कि वैगनर ग्रुप को भी खत्म कर दिया। लेकिन एक सवाल यूक्रेन के खिलाफ अगले कदम पर है और एक सवाल यूक्रेन की हलचल पर भी है। आखिर क्या होगा पुतिन का अगला कदम और क्यों यूक्रेन पर छाया है संकट, देखिए इस रिपोर्ट में। वैगनर आर्मी हुई भंग, अब नई रणनीति से जंग। कीव में विध्वंस का डर, अब नजर बेलारूस पर। यूक्रेन में बरस रहे बारूद की तबाही जारी है, लेकिन अब तक ना तो रूस ना ही नेटो किसी भी नतीजे पर पहुंच पाए हैं। हर कदम पर रणनीतिक बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है और ये जरूरत सिर्फ जंग के मोर्चे पर बढ़त की वजह से नहीं महसूस हो रही, बल्कि जंग में बगावत ने भी रणनीति बदलने पर मजबूर किया है। पुतिन के सामने इस समय बड़ा संकट ना तो यूक्रेन है ना ही नेटो, बल्कि पुतिन घिर गए थे अपने जिगरी प्रिगोजिन की बगावत से। इसलिए क्रेमलिन ने वैगनर ग्रुप को खत्म करने का ऐलान कर दिया। निजी सैन्य कंपनियों को वैध बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। सरकार इसे संसद के जरिए ही वैध कर सकती है। इसलिए वैगनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को औपचारिक रूप से अस्तित्वहीन किया गया है। हालांकि इसका मुख्य कारण यूक्रेन की जंग में वैगनर का रवैया है। हमने जो किया और उन्होंने जो किया उसका आकलन किया गया है। उनसे आगे सेवा लेने का विकल्प बंद कर दिया गया है। यानी वैगनर ग्रुप ने 2000 से ज्यादा भारी हथियार, 2500 टन से ज्यादा गोला बारूद, 20,000 से ज्यादा छोटे हथियार रूसी सेना के सपोर्ट किए हैं। वो वैगनर आर्मी को खत्म करने के लिए उठाए गए कदम के तहत हुआ है, लेकिन इस कदम ने भी यूक्रेन के लिए सस्पेंस बढ़ा दिया। सस्पेंस ये है कि क्या वैगनर ग्रुप खत्म करना पुतिन का दिखावा है? क्या वैगनर लड़ाके अब यूक्रेन में विद्रोही बनेंगे? क्या वैगनर लड़ाके अब कीव पर हमला करेंगे? क्या नई रणनीति बेलारूस के रास्ते जंग है? और यूक्रेन का संदेह इसलिए सही दिशा में लग रहा है क्योंकि कीव पर कब्जे की लड़ाई पुतिन काफी समय पहले छेड़ चुके हैं, लेकिन कीव में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से बड़े हमले नाकाम हो रहे हैं। इसलिए आशंका है कि बेलारूस के रास्ते कीव की तरफ विद्रोही के रूप में वैगनर लड़ाके आगे बढ़ सकते हैं। यही वजह भी है कि यूक्रेन ने बेलारूस सीमा पर किलेबंदी शुरू कर दी है। पिछले 10 दिनों में यूक्रेन ने बेलारूस की सीमा पर 30 एंटी टैंक माइन फील्ड तैयार किए हैं। इन एंटी टैंक माइन फील्ड में 5800 से ज्यादा माइन का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा करीब 5000 मीटर की ट्रेंच बनाई गई है। खबर के मुताबिक 6500 मीटर की एंटी टैंक ट्रेंच भी बना ली गई है। वहीं मोर्चा लेने के लिए सुरक्षित फायरिंग पोजीशन भी तैयार की गई है। इस तैयारी का दूसरा लेवल यह है कि यूक्रेन के अधिकारी भी स्थानीय लोगों से सूमी के उन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं जहां से लगातार गोलाबारी हो रही है। इन क्षेत्रों में यूक्रेन ने ड्रोन उड़ान से लेकर पानी के रास्ते होने वाली गतिविधियां बैन कर दी हैं और ये सब हुआ है वैगनर और रूसी फोर्स के बनाए हालात की वजह से। ऐसा क्यों, इसे समझ लीजिए। दरअसल वैगनर ग्रुप ने क्रेमलिन से समझौता किया है। समझौते के बाद वैगनर लड़ाके बेलारूस पहुंचे हैं। वैगनर चीफ प्रिगोजिन को 25 जून से किसी ने नहीं देखा। अब क्रेमलिन ने वैगनर ग्रुप का अस्तित्व खत्म कर दिया है, जिससे वैगनर लड़ाके कीव की तरफ कूच के लिए स्वतंत्र हो चुके हैं। यानी बेलारूस में तैनात टैंक और दूसरे भारी हथियारों पर कब्जा करके वैगनर लड़ाके अगर यूक्रेन में दाखिल होते भी हैं तो भी रूस इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि पुतिन की रणनीति वैगनर के जरिए ही कीव पर हमले की है, जैसे अमेरिका भी भांप चुका है। प्रेसिडेंट बाइडेन ही नहीं, वैगनर और क्रेमलिन की बनाई गई स्थिति को नेटो देश भी संदेह की नजर से देख रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर नेटो सक्रिय हो गया है और इस सक्रियता में नई मदद का ऐलान है। जर्मनी ने यूक्रेन के लिए 700 मिलियन यूरो यानी 6,458 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए पैकेज का ऐलान कर दिया है और इस पैकेज में जो यूक्रेन को दिया जाना है उनमें 25 लेपर्ड 1A5 टैंक, 40 मार्डर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, 5 बर्ग पिंजर 2 आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल, 20,155 mm के गोले और 5,000 स्मोक शेल्स शामिल हैं। ये मदद सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं बल्कि और भी देशों ने मदद का ऐलान कर दिया है।
इसमें ऑस्ट्रेलिया अपने पैकेज के तहत 30 बुशमास्टर APC, नॉर्वे 1000 ब्लैक हॉर्नेट माइक्रो ड्रोन समेत NASAMS सिस्टम देगा। वहीं यूनाइटेड किंगडम ने 70 से ज्यादा फायरिंग व्हीकल और गोला बारूद देने का ऐलान कर दिया। ऐसे ही फ्रांस स्कैल्प मिसाइल, नीदरलैंड्स पायलट की ट्रेनिंग और कनाडा फंड देने के लिए तैयार है। इसका मतलब साफ है कि अब यूक्रेन रूस की जंग में बारूद उसी तरह बरसता दिखेगा, लेकिन जंग लड़ने के तरीके और दिशा में बदलाव हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुपर प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले युद्ध के मैदान से जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। रूस के अंदर यूक्रेन ने विध्वंसक हमला किया है। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन ने दागे हैं 80 गोले। यूक्रेनी हमले से कई शहरों में एनर्जी सप्लाई बाधित हो गई है। बेलगोरोद के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होने का दावा भी किया जा रहा है। रणभूमि में पैदल सैनिकों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाने वाले आर्टिलरी हथियार है टैंक। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से टैंकों का बड़ा जखीरा मिला है, जिन्हें ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर उतार दिया गया है। रूस ने अब इन टैंकों को ध्वस्त करने के लिए एक खास रणनीति तैयार की है। पुतिन की सेना ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे कौड़ियों के खर्च में करोड़ों के टैंक स्वाहा हो रहे हैं। क्या है पुतिन की ये खास रणनीति और एंटी टैंक मिशन? देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से टैंक मिले। लेपर्ड 2 और चैलेंजर 2 जैसे आधुनिक टैंक आए, लेकिन रूस ने रणभूमि को टैंकों की शमशान भूमि बना दिया। इससे भी ज्यादा बड़ी तबाही तब हुई जब रूस की मिसाइलें यूक्रेन के हथियार गोदामों पर बरसी और नेटो से मिला टैंकों का जखीरा खड़ा खड़ा एक झटके में राख बन गया। अब राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के टैंक विनाश का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने कहा है कि रणभूमि में पश्चिम से मिले टैंक रूस का पहला टारगेट है। इन टैंकों को हथियार गोदामों में ही नष्ट करना रूस की प्राथमिकता है। मोर्चे पर आए टैंकों को तबाह करने की रणनीति तैयार है। पश्चिमी देशों के हथियार आपूर्ति विनाश का खतरा बढ़ा रही है। पुतिन ने जिस रणनीति का जिक्र किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिमी देशों के टैंक यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि यूक्रेन के पास इस समय 1500 टैंक हैं। ये सभी पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक टैंक हैं, जबकि रूस के पास करीब 1400 आधुनिक टैंक ही बचे हैं। टैंक तबाह होने से रूस की सेना को पुराने टैंकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसलिए पुतिन ने पश्चिमी देशों से मिले टैंकों को तबाह करना पहली प्राथमिकता बताया है। रूस पश्चिमी देशों से मिले टैंकों को ध्वस्त करने के लिए अपने रिटायर हो चुके सैन्य वाहनों का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें आईईडी विस्फोटक लगाए जा रहे हैं। आईईडी लगाकर पुराने वाहनों को यूक्रेन के टैंकों के पास भेजा जा रहा है। जैसे ही इन वाहनों पर हमला होता है, बहुत बड़े धमाके की वजह से यूक्रेन के टैंक भी नष्ट हो जाते हैं। रूस के पास इस वक्त टैंकों की कमी है और रूसी सेना रिटायर और पुराने हो चुके T-54 और T-55 जैसे टैंकों का इस्तेमाल कर रही है। रूस अपने टैंक बचाने के लिए पुराने सैन्य वाहनों का इस्तेमाल तो कर ही रहा है, साथ ही एडवांस तकनीक से भी यूक्रेन के टैंकों को नष्ट किया जा रहा है। यह है रूस का टैंकों को तबाह करने वाला हथियार, जिसे चलाने के लिए किसी इंसान को इस मशीन के अंदर नहीं बैठना पड़ता। इस मशीन में टैंक का टारगेट सेट कर दिया जाता है और फिर इसकी विध्वंसक मिसाइल दुश्मन टैंक के परखच्चे उड़ा देती है। इसका नाम है मार्कर UGV यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। पुतिन ने 2 मोर्चों पर यूक्रेन के टैंक नष्ट करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि टैंकों की ताकत में यूक्रेन रूस पर हावी नजर आ रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज नाम की संस्था की रिपोर्ट है कि युद्ध की शुरुआत में रूस के पास 3417 टैंक थे, जबकि यूक्रेन के पास केवल 987 टैंक ही थे। ओरिक्स नाम की ओपन इंटेलिजेंस संस्था की रिपोर्ट है कि रूस को 2091 टैंक युद्ध में गंवाने पड़े, जबकि यूक्रेन के 558 टैंक नष्ट हो गए। दावा है कि जुलाई तक यूक्रेन ने रूस के 546 टैंक कब्जे में ले लिए। इसके अलावा यूक्रेन को 471 टैंक पश्चिमी देशों से मिले हैं। इन सबको जोड़ दिया जाए तो रूस के कुल 1032 टैंकों के मुकाबले फिलहाल यूक्रेन के पास 1446 टैंक हैं।
यही वजह है कि रूसी सेना को यूक्रेन के टैंकों के खिलाफ दो रणनीतियां बनानी पड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध का एक और खतरनाक दौर शुरू होने जा रहा है। रूस और यूक्रेन में यह युद्ध ग्राउंड ड्रोन के जरिए लड़ा जाएगा। इसके लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ने ही तैयारी पूरी कर ली है। सवाल यह है कि युद्ध के मैदान में दोनों देश ग्राउंड ड्रोन क्यों शुरू करने वाले हैं? इसके पीछे की रणनीति क्या है? जमीन पर ड्रोन युद्ध शुरू हुआ तो क्या होगा? हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। ये हवा से जमीन पर हमला करने वाले मानव रहित ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल रूस और यूक्रेन दोनों कर रहे हैं। हवाई ड्रोन युद्ध जारी है, लेकिन अब जमीनी ड्रोन युद्ध की तैयारी है। यूक्रेन ने न सिर्फ जमीन से हमला करने वाले घातक ड्रोन बना लिए हैं, बल्कि युद्ध में इससे हमला भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने जो ड्रोन तैयार किया है वो देखने में छोटे हैं, लेकिन दुश्मन को बड़ा घाव देते हैं। ये मानव रहित ड्रोन हैं जो जमीन से जमीन पर जंग लड़ते हैं। ये घातक मशीन गन से लैस हैं जो रिमोट से चलता है। इसकी रेंज 10 किलोमीटर है, यानी ये 10 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को ध्वस्त कर देता है। ये हमला करने के साथ साथ दुश्मन के ठिकानों का भी पता लगाने में माहिर है। जमीन पर जंग लड़ने वाला मानव रहित ड्रोन बनाने में रूस यूक्रेन से कहीं आगे है। पुतिन के वैज्ञानिकों ने भी खतरनाक ड्रोन तैयार कर लिया है। दोनों देश जल्द ही इन्हें रणभूमि में भेजने वाले हैं और इसी के साथ ग्राउंड ड्रोन का खतरनाक युद्ध शुरू हो जाएगा। सवाल यह है कि आखिर रूस और यूक्रेन दोनों को जमीन से हमला करने वाले ड्रोन की जरूरत क्यों पड़ी? रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध में आसमान से हमला करने वाले ड्रोन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यही वजह है कि दोनों देश अब नए तरह के ड्रोन से विध्वंस करने की तैयारी में है। दरअसल बारिश की वजह से युद्ध के मैदान में घास और हरियाली बढ़ गई है। दोनों देश इसी घास में अपने ड्रोन छिपाकर हमला करेंगे। अब देखना यही होगा कि युद्ध के इस दौर में कौन भारी पड़ता है और कौन कमजोर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 24 जून को वैगनर की बगावत के बाद से पुतिन 2 मोर्चों पर सक्रिय हो गए हैं। पहला मोर्चा अब भी यूक्रेन का बारूदी मैदान है, लेकिन दूसरा मोर्चा क्रेमलिन बन गया है। अब जाहिर है कि पुतिन ने इन साजिश करने वालों के खिलाफ भी रणनीति बनाई होगी। उस रणनीति के तहत कोई एक्शन भी लिया होगा। इसीलिए सवाल साजिश करने वालों के खिलाफ बनाई गई रणनीति के तहत उठाए गए कदम पर है। आखिर वो कदम क्या है और पुतिन के खिलाफ साजिश रचने वाले वो चेहरे कौन से हैं? आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। जंग के दौर में भी पुतिन का मुस्कुराता चेहरा कई राज छुपा लेता है, लेकिन इस चेहरे के पीछे जो असली चेहरा है वही दरअसल हर एक्शन पर सस्पेंस बनाए रखने में मदद करता है, जिसकी तस्दीक होती है अपनों की बगावत के बावजूद मुस्कुराते इस चेहरे से। यानी बगावत के बाद वैगनर ग्रुप को आधिकारिक रूप से खत्म करने का ऐलान हो गया। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन से मुलाकात का दावा हो गया, जिसके बाद प्रिगोजिन गायब भी हो गए। लेकिन ना तो पुतिन ने इस संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई बयान दिया, ना ही प्रिगोजिन को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने वो सामने आया। उल्टा रूस के राष्ट्रवादी सैन्य ब्लॉगर इगोर गिरकिन ने एक चेतावनी जारी करके इन सवालों को ही दबा दिया। चेतावनी ये है कि पुतिन को क्रेमलिन के आंतरिक घेरे में साजिश का सामना करना पड़ सकता है। पुतिन को पद से हटाने की साजिश की जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा संभव है और पुतिन ऐसा होने देंगे? सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि पुतिन चेहरे से जो दिखाते हैं वैसा अक्सर होता नहीं है, बल्कि उनके दिमाग में कुछ और चलता रहता है और उसे वो अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। तो क्या प्रिगोजिन से समझौता और पुतिन की बेफिक्री सिर्फ दिखावा है? जवाब हाल ही में घटी कुछ घटनाओं से मिलता है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में अहम भागीदार लेफ्टिनेंट जनरल ओलेग सोकोव की मौत हो गई। वही मेजर जनरल इवान पोपोव ने पोस्ट से हटाए जाने का दावा किया है।
इसके अलावा खबर है कि वैगनर के विद्रोह के बाद से एरोस्पेस फोर्सेस के प्रमुख जनरल ओलेग सुरोविकिन भी नहीं दिखे। इन खबरों को रूस में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहमियत इसलिए मिल रही है क्योंकि इसे बगावत का नतीजा माना जा रहा है। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल ओलेग सोकोव की मौत बर्डियांस्क शहर के एक होटल में गिरी यूक्रेनी मिसाइल से हुई है। जिस होटल पर मिसाइल गिरी थी उसे 58वीं जॉइंट आर्मर्ड फोर्स यूनिट का मुख्यालय बनाया गया था और सोकोव वहां पहुंचे थे, जो पुतिन के आदेश का उल्लंघन था। इसी घटना के तहत 98वीं यूनिट कमांडर मेजर जनरल इवान पोपोव को भी पद से हटा दिया गया क्योंकि इसे पुतिन के खिलाफ साजिश माना गया है, यानी वफादारों की गद्दारी के बाद उन पर एक्शन हो गया है, जिसका प्रमाण है ओलेग सुरोविकिन का गायब होना। दावा है कि पहले सुरोविकिन को हिरासत में लेकर विद्रोही गतिविधियों पर पूछताछ की गई थी, लेकिन इसके बाद वो गायब हो गए। उधर इस संबंध में स्टेट ड्यूमा की रक्षा समिति ने बयान जारी करके बताया है कि सुरोविकिन मानसिक शांति के लिए आराम कर रहे हैं। तो क्या वाकई पुतिन ने साजिश रचने वालों को टारगेट किया है? क्या पुतिन ने विरोधियों के खात्मे का अभियान छेड़ दिया है? क्या प्रिगोजिन को भी पुतिन बगावत की सजा दे चुके हैं? दरअसल पुतिन अपने जीवन में एक कुशल राजनीतिक हस्ती ही नहीं, एक सफल जासूस भी रह चुके हैं। इसलिए वो रणनीति बनाने, अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने और उठ रहे सवालों को दबाने में भी काफी माहिर है। इसलिए माना जा रहा है कि पुतिन ने खुफिया तौर पर बगावत करने वाले और साजिश रचने वालों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या महायुद्ध का नया मोर्चा अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा में खुलने वाला है? क्या यूक्रेन की तरह अब क्यूबा में भी बारूद बरसने वाले हैं? क्यूबा को लेकर अमेरिका, रूस और चीन आमने सामने आ गए हैं। पहले अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी के क्यूबा पहुंचने से चीन के तेवर तीखे हो गए। उसके बाद जब रूस का वॉरशिप भी क्यूबा पहुंच गया तो टकराव चरम पर पहुंच गया। क्या जंग का नया फ्रंट खुलने वाला है? क्या क्यूबा बनेगा नया यूक्रेन? क्यूबा पर अमेरिका और चीन में क्यों ठनी? अमेरिका, चीन और रूस के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। ये टेंशन लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा को लेकर बढ़ रही है। क्यूबा की ग्वांतानामो खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के बेस पर परमाणु पनडुब्बी के पहुंचने से क्यूबा में खलबली मच गई। क्यूबा और अमेरिका के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है। क्यूबा की सरकार ने अमेरिका के इस कदम पर कड़ा ऐतराज जताया। क्यूबा ने कैरेबियाई क्षेत्र में परमाणु पनडुब्बियों की मौजूदगी से खतरे की आशंका जताई। क्यूबा ने कहा कि वो अमेरिका की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल पिछले बुधवार को ग्वांतानामो खाड़ी में अमेरिका की पनडुब्बी पहुंची थी और शनिवार तक वहीं पर रही। अमेरिकी पनडुब्बी का क्यूबा की इस खाड़ी में जाने का मकसद क्या था, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिका के इस कदम से चीन भी टेंशन में आ गया है। आपको बता दें कि क्यूबा और चीन की सेनाओं के बीच सैन्य संबंधों को लेकर पिछले दिनों काफी खबरें सुर्खियों में रही हैं। अमेरिका का आरोप है कि क्यूबा में चीन ने इंटेलिजेंस बेस बना रखा है। चीन इस खुफिया बेस से अमेरिका की जासूसी करना चाहता है। अमेरिका का दावा है कि क्यूबा में चीन का इंटेलिजेंस बेस 2019 से ही ऑपरेट हो रहा है। ऐसे में यहां चीन की हरकतों से निपटने के लिए अमेरिका ने भी मुकम्मल तैयारियां की हैं। ग्वांतानामो बे के दक्षिणी हिस्से पर अमेरिकी नौसेना का एक बेस पहले से ही है। आपको बता दें कि साल 1962 से ही क्यूबा पर अमेरिका की तरफ से व्यापार प्रतिबंध जारी है। उस समय सोवियत संघ ने यहां पर बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी थी। इससे शीत युद्ध के दौरान बड़े स्तर पर परमाणु संघर्ष छिड़ने का खतरा बढ़ गया था। हालांकि बाद में उन मिसाइलों को हटा लिया गया था। अब एक बार फिर ये छोटा सा लैटिन अमेरिकी देश महाशक्तियों के बीच बढ़ते टकराव का केंद्र बनता जा रहा है। पिछले दिनों अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि क्यूबा जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग को लेकर चीन के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि चीन और क्यूबा दोनों ने ही इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की फौज में बड़ी बगावत हो गई, ऐसी बड़ी खबर आ रही है। सीनियर रैंक के अधिकारी की बगावत सामने आई है। कमांडर्स की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। डिमोट किए जाने पर फेसबुक पर अपनी भड़ास निकाली।